इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि क्या चीन काला पानी को भारत से छीन के नेपाल में देगा। दूसरा बताया जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत नेपाल भी चीन का ही हिस्सा है, ऐसा चीन का मानना है। तीसरा बताया जा रहा है कि सिक्किम यदि भारत से अलग हो गया तो सिक्किम किसका होगा, नेपाल का होगा कि चाइना का होगा, क्योंकि चाइना भी सिक्किम पर दावा करता है। और बताया जा रहा है कि काला पानी में या काला पानी को भारत नेपाल को क्यों नहीं देना चाहता। वीडियो को पूरा सुने, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। नमस्कार, आज बात होगी कि क्या काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को चीन भारत से छीनकर नेपाल को देगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि काला पानी के अगल बगल क्षेत्रों में जैसे पाला में या मानसरोवर में चीन ने अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। मानसरोवर में चीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है जो कि अटैक और डिफेंस दोनों का काम करेगा। और पाला वाले क्षेत्र में चीन ने 150 लाइट कमांड आर्म्स ब्रिगेड तैनात कर दी है। और सुनने में आ रहा है कि पाला में पहले 1000 सैनिक, एक बटालियन चाइना ने तैनात की थी, लेकिन अब वहां पे 2 बटालियन तैनात कर दी, लगभग 2000 सैनिक। पाला जो है ये काला पानी से लगभग 10 किलोमीटर एरिया में आता है और मानसरोवर काला पानी से सीधी हवाई क्षेत्र से देखें तो 50 से और 80 किलोमीटर के बीच में आता है। यानी वहां से आराम से भारत की सेना जो काला पानी में बैठी है उस पर हमला हो सकता है। यहां पे दिमाग में रखना होगा कि भारत ने काला पानी में उतनी ही ताकत मौजूद रखी है जितनी चाइना ने काला पानी के पीछे वाला जो क्षेत्र जो चाइना का पड़ता है, मानसरोवर पाला आदि में जितनी चाइना ने रखी है उससे ज्यादा ही ताकत सेना भारत ने काला पानी क्षेत्र में रखी है। क्योंकि भारत को एक तरफ से यह भी डर है कि कहीं नेपाली सेना वहां से हमला ना कर दे युद्ध के समय में, इसलिए भारत की ताकत वहां पे चाइना से ज्यादा है। और यह भी दिमाग में रखना होगा कि काला पानी क्षेत्र में भारत जिस जगह पे बैठा है उस जगह से ना तो नेपाली सेना आगे बढ़ सकती है और ना ही चाइनीज सेना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि भारत वहां पे ऊंचाई वाले स्थानों पर बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि काला पानी के रास्ते चीन भारत में घुसने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि काला पानी में इंडियन आर्मी की जो दीवार है उसे तोड़ना असंभव है, उसे चाइना नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उस जगहों पे भारत ऊपरी क्षेत्रों में बैठा हुआ है। काला पानी से आगे का जो क्षेत्र है, तिब्बत का जो एरिया है, वहां पे चाइना केवल अपना डिफेंस करेगा। चाइना को पता है कि भारत काला पानी से चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकता है, इसलिए चाइना काला पानी को कब्जा करने की रणनीति पे फिलहाल तो नहीं है, बल्कि ये चाहता है कि नेपाल को काला पानी मिल जाए बातचीत करके, भारत से बातचीत करके, ताकि चीन की सेना काला पानी में बैठ जाए। हिमालय में चीन और भारत के बीच में बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं, लेकिन काला पानी जो फ्रंट है, भारत के पास कुछ ऐसे फ्रंट भी मौजूद हैं जिससे वो चीन पर बहुत भारी प्रेशर बना सकता है। काला पानी वही फ्रंट है जहां से भारतीय सेना चीन में आराम से घुस सकती है। चीन के पास भी ऐसे बहुत सारे फ्रंट हैं जहां से चीन की सेना भारत में घुस सकती है, और भारत के पास भी ऐसे बहुत सारे फ्रंट हैं जहां से भारतीय सेना चीन में घुस सकती है। आपको पता होना चाहिए कि चीन और भारत की आर्मी दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी है। भारत के पास में 13 लाख सक्रिय सैनिक, 20 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, 18 लाख रिजर्व फोर्स मौजूद है। यानी भारत की सेना की संख्या बहुत ज्यादा है और चीन की सेना की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो काला पानी क्षेत्र से चीन भारत में घुसने की कोशिश कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। 1962 वार में आपने देखा होगा कि जब वहां से लगभग 5000 गोरखा काला पानी में आए थे। ये दिमाग में आपको रखना होगा कि 1962 की वार में
गोरखा लोग ही काला पानी की जगह पर आए थे और नेपाली राजा ने वो जगह उस समय भारत को दी, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों दी? क्योंकि वो गोरखा सैनिक थे, इसलिए वो जगह भारत को दी गई। बाद में नेपाल ने लगभग 20 जगहें, नेपाली राजा ने 20 जगहें वापस ले ली थी भारत से। और भारत जिन क्षेत्रों पे अभी बैठा हुआ है भारतीय सेना, वो क्षेत्र 1860 से ही भारत के अंडर में है। और 1962 में जिन जगहों पे भारतीय सेना आई थी, वो जगहें नेपाल के राजा ने वापस ले ली थी। अब भले ही नेपाली मीडिया ये बात नहीं बताए, लेकिन वो जगहें, जो जगहें 1962 में भारत को दी थी नेपाली राजा ने, वो जगहें नेपाल के राजा ने वापस ले ली थी। और जिस जगह पे भारत इस समय भारतीय सेना बैठी है, वो जगह 1860 से ही ब्रिटिश इंडिया के अधीन थी। और वो नेपाल की थी या भारत की थी, ये अलग बात है। लेकिन जिस जगह पे भारतीय सेना मौजूद है, वो जगह 1860 से भारत में मौजूद है, ब्रिटिश इंडिया में मौजूद थी और आज भी भारत में है। वहीं पर भारतीय सेना बैठी है और वो ऊंचाई वाली जगहें हैं, लिपुलेख पास जैसी जगहें हैं, जहां पर चीन की सेना कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती है। कुछ समाचार पत्रों की तो प्रधानमंत्री ओली ने चीन को न्योता दिया है कि आप हमारे क्षेत्र में आ सकते हैं भारत से युद्ध करने के लिए। जो काला पानी वाला क्षेत्र है, उस एरिया में, ऐसा सुनने में आया है। अब ये सच है या झूठ है, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सुनने में तो यही आया है कि प्रधानमंत्री ओली ने चीन की सेना को न्योता दिया है कि आप आ सकते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय सेना रूपी जो दीवार है, उसको तोड़ना असंभव है और बाय द वे वो टूट भी जाएगी तो भारत में दुनिया के सबसे बड़े मानव संगठन है जिनको हराना बहुत मुश्किल है। जैसे उसमें एक RSS भी है जो लड़ता भी है और जिसकी संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए भारत की सेना रूपी दीवार यदि टूट भी गई कभी भविष्य में, हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन टूट भी गया तो भी भारत के अंदर 4 करोड़ युवा एक झटके में बॉर्डर पर चले जाएंगे और उसमें सब जाएंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, दलित, कोई भी हो, सारे के सारे युवा चले जाएंगे बॉर्डर पे। क्योंकि अब भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत के सभी संगठन, हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, ईसाई, बौद्ध, जो भी संगठन है, ये सब के सब अपने को देशभक्त साबित कराना चाहते हैं। मुसलमान जो लोग हैं, उनकी लड़ाई हिंदुओं से हो सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो भारत के लिए हमेशा जान देते थे और आगे भी देते रहेंगे। आपको दिमाग में ये चीज रखनी होगी कि जब विदेशी मामलों की बात आती है तो भारत की सभी पार्टियां एक हो जाती है। भले ही आरोप एक दूसरे पे जरूर लगाते हैं, जैसे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं मोदी के ऊपर, लेकिन राहुल गांधी भी चीन के ही खिलाफ बोल रहे हैं और मोदी हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, सब चीन के ही खिलाफ बोल रहे हैं। भारत भीतर कितना भी लड़े, लेकिन जब बाह्य मामलों की बात आती है तो पूरा भारत एक हो जाता है और एक भारत को हराना संभव नहीं है। तो काला पानी नेपाल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाय द वे हमने कहा कि भारत युद्ध में हार गया, हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन हार गया तो उसके बाद चीन का दावा जिन जिन क्षेत्रों पे है, चीन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को तिब्बत का हिस्सा बताता है, अपना हिस्सा बताता है। अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड की कुछ जमीन शामिल है, अक्साई चीन का जो एरिया है वहां है, हिमाचल प्रदेश में है। टोटल 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को चीन अपना बताता है। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो 5 फिंगर बताते हैं, उसके अनुसार पूरा नेपाल ही चीन का भूभाग है। हम नहीं कह रहे, ये चाइना कहता है कि नेपाल तिब्बत का ही हिस्सा है। तो चीन यदि काला पानी को जीत लेता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर जीत लेता है तो भी वो नेपाल को कुछ नहीं देगा, बल्कि और कुछ जमीन नेपाल की हड़प लेगा। अभी तो चीन को भारत से लड़ना है, इसलिए नेपाल को प्रेशर नहीं दे रहा है। जब यदि भारत हार जाता है तो उसके बाद नेपाल को बहुत भारी प्रेशर देने लग जाएगा चीन।
ये नहीं सोचना है आपको कि भारत हार जाएगा, ये संभव नहीं है। भारत का हारना संभव बिल्कुल नहीं है। ये असंभव है कि चीन भारत को हरा दे। आप अपनी मीडिया की बात छोड़ दीजिए। आपकी मीडिया में चीन को भारत से 62 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जाता है, वो छोड़ दीजिए। आपकी मीडिया में बताया जाता है कि भारत में डरपोक लोग रहते हैं। 1000 साल से भारत लड़ ही रहा है। भारत से ज्यादा बहादुर दूसरे देशों में नहीं होते हैं। आप कहते हैं गोरखा बहादुर होते हैं। गोरखाओं को तो गढ़वालियों ने भी हराया। नाला पानी वार में अंग्रेज नहीं थे, लड़ने वाले गढ़वाली थे, उन्होंने ही हराया। सुगोली संधि जब हुई उससे पहले अंग्रेजों ने नहीं हराया गोरखाओं को, बल्कि अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीयों ने ही गोरखाओं को हराया। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में भी एक से एक बहादुर कौमें मौजूद हैं। तो काला पानी को यदि चीन ले भी लेता है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो भी वो नेपाल को नहीं देगा, क्योंकि हिमालय का बहुत सारा हिस्सा, उसमें नेपाल के भी बहुत सारे हिस्से शामिल है, माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इन सब जगहों पर चीन का दावा है। नेपाल कहता है सिक्किम हमारा है और चीन कहता है हमारा है, तब तो नेपाल और चीन में लड़ाई हो जाएगी। बाय द वे, भारत से सिक्किम अलग हो गया, उदाहरण दे रहे, ऐसा होगा कभी नहीं। अगर अलग हो गया तो नेपाल को फिर चीन से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चीन सिक्किम को अपना भूभाग बताता है। नेपाल के मधेश के नेता कहते हैं कि जब काला पानी दूसरे ही देश को देना है तो चीन को क्यों न दे। नेपाल के मधेश के नेता कहते हैं कितना धोखा, कितनी गद्दारी छुपी हुई है इन नेताओं के अंदर। सब कुछ भारत से, रोटी बेटी वो अपनी भारत को देंगे, वहां से बेटी लेकर आएंगे, खाना वो भारत का खाएंगे, चाहे पैसे से खाएं या कैसे भी खाएं। अनाज तो बिहार से ही ना आता है मधेश एरिया में। तो ये तो गद्दारी हुई। चीन क्या दे सकता है नेपाल को? कुछ भी नहीं दे सकता है। भारत अनुदान स्वरूप बहुत कुछ नेपाल को देता है। नेपाली लोग भले ही कहते हैं भारत कुछ नहीं देता है, भारत चीन से बहुत ज्यादा नेपाल को देता है। हर साल जब बजट पास होता है तो कुछ न कुछ बजट नेपाल के लिए रखा जाता है। चीन जो कुछ भी नेपाल को देता है वो ब्याज पर देता है। भारत यदि चीन से पैसा उधार ले तो 2.5% ब्याज लेगा चीन। भारत में जो भी परियोजनाएं पर चीन काम कर रहा था वो उसका ब्याज केवल 2.5% लग रहा था, और नेपाल और पाकिस्तान में 5.5% ब्याज दर है पैसे की। आपको ये शायद ये पता नहीं है। चीन जो नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है उसका 5.5% ब्याज लेता है, और भारत में जो इन्वेस्ट करता है उसका केवल 2.5% ब्याज लेता है। इतना सोच लीजिए आप, चीन क्या सोचता है नेपाल के बारे में। वो तो ऐसा है ना कि आपको भारत के प्रति इतनी नफरत हो गई है कि आप अपना अस्तित्व ही चीन के हाथों बेचना चाहते हैं। माने कि भारत से नफरत की वजह से आप मरने तक को तैयार हैं। सेम पाकिस्तानी वाली बात कि घास की रोटी खाएंगे, भारत से लड़ेंगे। क्यों लड़ोगे भारत से? न तो भारत ने तुम्हारी जमीन खाई, न कुछ, तो क्यों लड़ोगे पाकिस्तान का? मैं बता रहा हूं आपको। पर वो नफरत है। नफरत में पाकिस्तान इतना अंधा हो गया कि जिस पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय इस समय 10,000 रुपए पार होनी थी, आज वो 1500 भी नहीं है। क्यों? वो भारत से युद्ध करता रहा। यही हाल भविष्य में नेपाल का होने वाला है। भारत से नफरत की वजह से नेपाल धनी नहीं होगा, बल्कि दिन प्रतिदिन गरीब होता जाएगा। अभी $1100 सालाना प्रति व्यक्ति आय है नेपाल की। आप चीन भारत में युद्ध होने दीजिए, मैं गारंटी देता हूं साल, और यदि आप चाइना का साथ देते हैं तो साल 2 साल बाद आपकी प्रति व्यक्ति आय $1000 हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये 100% सही है। किस बात की नफरत है नेपाल के लोगों को भारत से? भारत ने तुम्हारी कोई जमीन नहीं ली है। भारत ने नेपाल की कोई भी जमीन नहीं ली है। सीमाओं पर जो लोग बैठते हैं, स्थानीय लोग, वो पिल्लर खिसका के तब जमीन का लफड़ा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने पिल्लर खिसकाए। और काला पानी, लिपू लेक और सुस्ता की बात है। सुस्ता तो नदी के कटाव के कारण ऐसा हो रहा है। काला पानी जब 1860 से ही भारत में है तो इस पर विवाद करके फायदा क्या है? भारत ने बहुत सारे विकास कार्य नेपाल में किए हैं, इसलिए नेपाली राजाओं ने अपने दिल में मन से मान लिया था कि काला पानी भारत की भूमि है। लेकिन
1990 के बाद कम्युनिस्ट जब आए तो वो भारत के खिलाफ बोलने लग गए कि तुमने राजा के लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए काला पानी हमें वापस दो। भारत और नेपाल में जो नफरत आपस में नेपाल के लोग भारत से करते हैं वो मीडिया की वजह से करते हैं, और नेपाली मीडिया पे विदेशी ताकतों की बहुत ज्यादा पकड़ है। भारत एक ही बात सोचता है नेपाल के बारे में कि नेपाल हमारा छोटा भाई है और उसको विदेशी ताकतों ने भड़का दिया है। और सोचिए आप, जब छोटे भाई को कोई विदेशी ताकत, कोई बाहरी आदमी भड़का देता है तो बड़ा भाई छोटे भाई को कभी नहीं मारेगा। आप ये कभी मत बोलना कि हम नेपाल बड़ा भाई है, क्योंकि भारत 5500 साल पुराना देश है और हिंदू ग्रंथों में भारत का नाम मिल जाएगा लेकिन नेपाल का नाम कहीं भी नहीं मिलेगा। आप ऐसी एक भी किताब हमें बता दीजिए हिंदू ग्रंथों में जिसमें नेपाल का नाम लिखा हो। हमने हर जगह छानबीन की, नेपाल का नाम कहीं भी नहीं मिला। किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथों में एक भी किताब आप बता दें जहां पे नेपाल लिखा हुआ हो। हाँ, किरात खसों का वर्णन जरूर है लेकिन नेपाल का वर्णन कहीं नहीं है। नेपाल संवत इस समय शायद 1236-37 ऐसे ही लगभग चल रहा है। नेपाल संवत कितना चल रहा है? 1236-37, विक्रम संवत नहीं, नेपाल संवत की बात हो रही है। तो यानी नेपाल को बने हुए 1233-34 या 36 साल हुए हैं और भारत का सप्तऋषि संवत 6600 साल चल रहा है। तो भारत का निर्माण 5500 साल पहले हुआ, ठीक है, राजा भरत के नाम पे। भारत नेपाल से 4 गुने ज्यादा प्राचीन देश है। तो आप ये कभी मत कहना कि नेपाल बड़ा भाई है, बड़ा भाई भारत ही है। भारत से नेपाली लोग जो नफरत करते हैं वो केवल और केवल मीडिया की देन है, कम्युनिस्टों की देन है। अब उन कम्युनिस्टों को पहले यूरोपियन यूनियन ने सहयोग दिया और उसके बाद चाइना ने सहयोग दिया। भारत में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नेपाली कम्युनिस्टों को भारत का विरोधी बनाया। ऐसा नहीं है कि चाइना और यूरोपियन यूनियन ने ही सपोर्ट किया हो नेपाली कम्युनिस्टों को, भारतीय कम्युनिस्टों ने भी सपोर्ट किया नेपाली कम्युनिस्टों को। तो भारत और नेपाल में जो दुश्मनी है उसका एकमात्र कारण है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। नेपाल से कम्युनिस्ट पार्टी हट जाएगी तो भारत नेपाल की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र और कम्युनिस्ट में कभी भी दोस्ती नहीं होती है। नेपाल देखने को लोकतंत्र देश है लेकिन इस समय वहां पे सब कुछ कम्युनिस्टों का ही चल रहा है। और जब नेपाल में सब कुछ कम्युनिस्टों का चलेगा, वहां की जनता की विचारधारा को कम्युनिज्म की तरह बनाया जाएगा, तो कैसे भारत और नेपाल में मित्रता होगी? नहीं हो सकती है। नेपाली कहते हैं कि हम सही हैं, भारत गलत है, और भारत कहता है हम सही है, नेपाल गलत है। इसके बीच में मुख्य कारण क्या है कि नेपाल के नेताओं को विदेशी फंडिंग खाके भारत का विरोध बंद करना होगा। और पहले वो फंडिंग क्रिश्चियन एनजीओ के द्वारा मिलती थी, अब वो चाइना के द्वारा मिल रही है। विदेशी फंडिंग खाके भारत के खिलाफ काम करना नेपाली नेताओं को बंद करना होगा और वोट की राजनीति बंद करनी होगी। नेपाल में किसी भी आदमी को नेता बनना है तो भारत विरोध करो, वो नेता बन जाएगा पाकिस्तान की तरह। मैं आपको एक चीज बताता हूं, नेपाल का कोई युवक 25-30 साल का भारत में आए, मोदी जी को पीट पुट के नेपाल वापस चले जाए और वो युवक कल प्रधानमंत्री की सीट के लिए नेपाल में चुनाव लड़ता है तो वो जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसने मोदी को पीटा था। वो असली देशभक्त हो गया नेपालियों की नजर में। तो नेपाल में नेता बनना होगा तो आपको भारत विरोध करना होगा। मोदी जी ने नेपाल के लिए क्या किया, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको लेकर आऊंगा। नरेंद्र मोदी नेपाल के थोड़ा भी दुश्मन नहीं है। नेपाली लोग दुश्मनों को दोस्त समझ रहे हैं और दोस्तों को दुश्मन समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो हिंदू विचारधारा के आदमी है। उन्होंने सोचा था सेकुलर संविधान नहीं लगना चाहिए नेपाल में। 2015 में विरोध किया था उन्होंने। और ये काला पानी वाली जो रोड है, ये 2008 कांग्रेस सरकार के समय इसका उद्घाटन हुआ था। ये भी नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई, ये 2008 से ही चालू है कांग्रेस के राज में। तो नरेंद्र मोदी दुश्मन कैसे हो गए नेपाल के? नेपाल की हिंदू सभ्यता पे गर्व करने वाले आदमियों में से हैं एक नरेंद्र मोदी, जो नेपाल के सच्चे मित्र हैं, लेकिन नेपाली लोग उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है।
उनकी मीडिया कुछ भी लिख देती है और वो उस पर यकीन कर लेते हैं। आपके देश के नेता लोग हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग आपके देश के नेता लोग कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आपके देश के नेताओं के पीछे कम्युनिस्ट ताकतें, अर्बन नक्सल, जो भी लोग हैं, वामपंथी जो ताकत हैं, वो सब काम कर रही है। क्योंकि हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग कम्युनिस्ट लोग करते हैं, वामपंथी जो हैं या अर्बन नक्सल जो हैं या क्रिश्चियन एनजीओ हैं, ये सब करते हैं। हिंदू आदमी हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन नेपाल के हिंदू, बहुत सारे हिंदू लोग हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि आपके पीछे वामपंथी ताकतें काम कर रही हैं। रही काला पानी की बात, तो भारतीय सेना को वहां पे हराना संभव नहीं है। और काला पानी यदि जीत भी लिया चाइना ने, बाय द वे एक बात हम कह रहे हैं, तो भी वो नेपाल को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां चाइनीज सेना बैठेगी भारत को कंट्रोल करने के लिए। तो काला पानी नेपाल का भूभाग कभी नहीं बन सकता है। हाँ, भारत के साथ बातचीत हो, नेपाल से कम्युनिस्टों का प्रभाव खत्म हो, तो हो सकता है बातचीत में नेपाल को जमीन दी जाए या उसके बदले कहीं कोई और जमीन दी जाए। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री ओली कम्युनिस्टों के प्रभाव में नेपाल रहेगा, तब तक नेपाल की भूमि यदि भारत में कोई निकलती है तो वो वापस नहीं मिलने वाली। ताकत के बल पे ना तो चाइना ले सकता है और ना ही नेपाल और ना ही पाकिस्तान। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। चाइना भी नहीं ले सकता है ताकत के बल पे। ये मत सोचना कि आपकी मीडिया कहती है कि चाइना 62 गुना ज्यादा ताकतवर है तो आपने मान लिया। हम तो नहीं मानते हैं चाइना को भारत से ज्यादा ताकतवर। हाँ, थोड़ा बहुत होगा किसी कुछ फ्रंटों पे भारत से ज्यादा ताकतवर, बराबर सेनाएं हैं दोनों के पास में। उसके पास 3000 फाइटर प्लेन है, हमारे पास 2000 फाइटर प्लेन है। और युद्ध होगा तो 1000 फाइटर प्लेन से ज्यादा यूज नहीं होगा। 1000 फाइटर प्लेन भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप लगा लीजिए कि 700, 800, 900 फाइटर प्लेन चाइना से युद्ध करने के लिए बहुत है। ठीक है, नुकसान दोनों तरफ होगा, चाइना को भी होगा और भारत को भी होगा। तो भारत को हराना अभी फिलहाल चाइना की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है और अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ नहीं लगा सकता है। इतना तो कम से कम नेपालियों को दिमाग में रखना ही होगा कि भारत को चीन नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है। जहां हिमालय से भारत पे चाइना हमला करता है तो साउथ चाइना सी के जो दुश्मन देश हैं वो चाइना के ऊपर हमला कर देंगे। इसलिए काला पानी का जो सपना आप लोग देख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो सपना मत देखिए। फिलहाल उस जगह को भारत में ही रहने दीजिए और कम्युनिस्टों के प्रभाव से नेपाल मुक्त होगा तो ही भारत सरकार काला पानी मुद्दे पर नेपाल से बात करेगी। अभी तो भारत सरकार काला पानी मुद्दे पे नेपाल के साथ कोई भी बात नहीं करने वाली। धन्यवाद।